हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज की हमारा पहली न्यूज़ है आज की हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये चर्चा में क्यों है ये टॉपिक? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने वित्त मंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो इसलिए ये चर्चा में है। जान लेते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 सालों में आधारभूत परियोजनाओं में 102 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। ये 2020 से लेकर के 2025 तक इसकी टाइमलाइन थी और इसमें अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए जो पूंजीगत आधारभूत परियोजनाएं हैं उसमें ये पैसे खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षित जीवन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल और विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, इन सब जगह पर आधारभूत परियोजनाओं में खर्च करना था। इसकी जो टाइम लिमिट है वो 2019-20 से 2024-25 तक आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा इसमें प्रावधान है कि 39% केंद्र, 39% राज्य और 22% निजी क्षेत्र, ये तीनों पार्टीज मिल करके परियोजनाओं में पैसे लगाएंगे। जो भी परियोजना जितने की होगी वो इस रेशियो में खर्च करेंगे। इसके अलावा 2020 से 2025 के दौरान बुनियादी ढांचे पर अनुमानित पूंजीगत व्यय का जो कुल पूंजीगत व्यय होगा 2025 तक उसका 70%, जिसमें से ऊर्जा पर 24%, सड़क पर 19%, शहरी 16% और रेलवे 13%, इन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। जो भी अनुमानित पूंजीगत व्यय होगा उसका लगभग 70% बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो वित्त मंत्री को अभी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें 3 समितियां स्थापित करने की सिफारिश की गई है। वो समिति कौन कौन सी होंगी? NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की प्रगति की निगरानी करने और देरी समाप्त करने के लिए एक समिति, कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए प्रत्येक अवसंरचना मंत्रालय स्तर तक एक संचालन समिति। इसके अलावा NIP हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए DIA में एक संचालन समिति, ये 3 समितियां बनाने की सिफारिश की गई है। अगली न्यूज़ है अल्जाइमर रोग, ये टॉपिक है। न्यूज़ में क्यों है ये? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बारबेरिन की संरचना को बेर डी में बदल दिया है ताकि इसका उपयोग अल्जाइमर के अवरोधक के रूप में किया जा सके। बारबेरिन ये प्लांट से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है और इसमें कुछ केमिकल चेंज करके बेर डी कर दिया गया है, क्योंकि जो बारबेरिन है ये आसानी से घुलता नहीं है और कोशिकाओं के लिए विषाक्त होता है, जबकि जो बेरडी है ये घुलनशील है और ऑक्सीकरण रोधी है, तो ये कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा जो बारबेरिन है वो करक्यूमिन के समान ही एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पाद है जो व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध है। बारबेरीज जो प्लांट होता है उससे प्राप्त होता है और करक्यूमिन जो टर्मरिक का पेड़ होता है, हल्दी का पेड़ होता है, उससे प्राप्त एक पदार्थ है। और ये दोनों कुछ रोग कॉमन हैं, जैसे कि मधुमेह हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया, इन रोग में ये दोनों पदार्थ फायदा करते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्जाइमर रोग होता क्या है? इसको भूलने का रोग कहते हैं। मेनली क्या, जब इंसान 60 के आसपास होने लगता है, इसको बोलते हैं कि सठिया गया है, तो उसमें तंत्रिका अपक्षय बहुत तेजी से होता है, न्यूरो
डीजेनरेटिव विकार होता है। इसको डिमेंशिया भी बोलते हैं। और डिमेंशिया के जो मैक्सिमम केसेस होते हैं उसमें अल्जाइमर रोग ही जिम्मेदार होता है। यानी कि एक प्रकार का ये रोग है जिसमें इंसान अपनी उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बहुत अच्छे से वो जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो मेनली ये जो 60 साल के आसपास लोग होते हैं उनमें होता है, यानी कि ढलती उम्र के साथ ये रोग आता है। बहुआयामी विषाक्तता की वजह से इस रोग का स्वरूप बहुघटकी होने के कारण शोधकर्ताओं के लिए इसकी कोई अत्यंत कारगर दवा विकसित करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके लिए अभी तक कोई कारगर दवा नहीं है कि कोई ऐसी दवा ली और जो तंत्रिका कोशिकाओं का अपक्षय है वो रुक जाए। तो अगला है SARS-CoV-2 डिटेक्ट आर। ये चर्चा में क्यों है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा एक किफ़ायती टेस्ट किट विकसित की गई है जो 45 मिनट में परिणाम बताने में सक्षम है। यह क्रिस्पर जीन टारगेटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वायरस की उपस्थिति का पता लगाएगी। तो ये SARS-CoV-2 डिटेक्ट आर ये एक किफ़ायती टेस्ट किट है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई है और क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी का के द्वारा ये वायरस की उपस्थिति का पता लगाएगी। तो क्रिस्पर जीन संपादन या क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये देख लेते हैं होता क्या है। ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग की एक टेक्निक है। इसमें किया क्या जाता है कि जो जीनोम होता है उसको एडिट किया जाता है, संशोधित किया जाता है। उस जीनोम में कोई वांछित जीन जो हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और दूसरा कोई जीन जो हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए, तो जो हमें निकालना होता है उसको CAS9 ये एंजाइम है उससे काट करके हम निकाल देते हैं और जो हमें जीन चाहिए वो हम लगा देते हैं, या सिर्फ अगर निकालना है तो वो जीन हम निकाल देते हैं। जो इसमें क्रिस्प आर है ये जीन होता है और जो CAS9 है ये एक तरीके का एंजाइम है जो कट करने में, जीनोम को कट करने में सहायता करता है। अगली न्यूज़ है कोबोट। ये चर्चा में क्यों है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटक ने 2 कम लागत वाले रोबोट विकसित किए हैं जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संक्रामक वायरस के संपर्क से बचाने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता को कम करने में सहायता करेंगे। आपने सुना होगा इस टाइम पर कोविड-19 की वजह से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, उनमें भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किए गए ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका संक्रामक व्यक्ति से कम संपर्क हो। तो अगर इतने ज़्यादा रोबोट या कोबोट विकसित किए जा रहे हैं तो उनका नाम एग्ज़ाम के लिए कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे ये वर्क करता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस कोबोट के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है कोरोना कॉम्बैट रोबोट। ये एक ह्यूमनॉइड संरचना यानी कि लगभग मनुष्य के जैसा दिखता है। पहियों के माध्यम से ये आगे बढ़ सकता है और इसमें हाथ जैसी संरचनाएं हैं जो ट्रे पकड़ सकती हैं, जो भी सामान दिया जाएगा उसको पकड़ सकती हैं और 20 किलो तक का भार ले जाने में ये सक्षम है। और जो दूसरा बोट है उसका नाम है नीगा बॉट। ये एक टेली प्रेजेंस रोबोट है। ये डॉक्टरों को निगरानी और टेली कंसल्टेशन में सहायता देगा। टेली प्रेजेंस यानी कि ऑनलाइन ये बातचीत करने में सहायता करेगा, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता है, मरीजों के साथ दूर से बातचीत कर सकता है और कहीं दूर अलग डॉक्टर बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें वीडियो कॉलिंग और इंटरेक्टिव डिवाइस लगी होगी, यानी कि ये रोबोट मरीज़ के सामने जाएगा और इसके ऊपर जो स्क्रीन होगी चेस्ट पे वो मरीज़ को दिखेगी, डॉक्टर उससे सीधे इंटरेक्ट कर पाएंगे, कैमरा लगा होगा और डॉक्टर अपने लैपटॉप पे या अपनी डिवाइस पे मरीज़ को देख पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे, कंसल्ट कर पाएंगे और निगरानी रख पाएंगे। इसका फ़ायदा ये है। अगली न्यूज़ है झूम कृषि और मनरेगा। ये 2 टॉपिक हैं। ये चर्चा में क्यों है?
त्रिपुरा सरकार के द्वारा झूम कृषि करने वाले 6979 परिवारों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजित करने की पहल की गई है। तो झूम कृषि जान लेते हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों वनस्पतियों आदि को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। उसके बाद जो साफ की गई भूमि होती है उसके ऊपर जो पुराने उपकरण होते हैं उनसे खेती की जाती है, और इसमें खेती पूर्णतया प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए उत्पादन भी बहुत कम होता है। कुछ समय तक एक विशेष स्थान पर कृषि की जाती है 2-3 साल तक, और जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है या कम होने लगती है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है और नई भूमि पर कृषि के लिए उसको साफ किया जाता है, जलाया जाता है। तो जो पुरानी भूमि होती है उस पर फिर पेड़ पौधे उगाते हैं। ये इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। थोड़े थोड़े समय पर इसमें खेत बदलते रहते हैं। और झूम कृषि पूर्वोत्तर पहाड़ियों की में जो आदिम जनजातियां हैं, यानी मेनली कि नॉर्थ ईस्ट में जो हिली रीजन है वहाँ पर जो कुछ जनजातियां हैं वो इसी स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मिलान करने को भी आता है और पूछा भी जाता है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या नाम है। इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो देख लेते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया, इसमें लदांग बोलते हैं। मैक्सिको और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मिल्पा। वियतनाम में रे, ब्राज़ील रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, म्यांमार टंग्या, श्रीलंका में चेना, बुंदेलखंड दहियार, बस्तर और बस्तर से लगा हुआ जो एमपी का एरिया है वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं वो दीपा बोलती हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू, उड़ीसा में ये 3 नाम है, कॉमन, विंगा और धवी। केरल के पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुमारी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट में झूम कृषि को क्या बोलते हैं तो कुमारी बोलते हैं, ये कई बार पूछा गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन नाम है स्थानांतरणशील कृषि के। इसके अलावा मनरेगा देख लेते हैं। ये एक रोजगार गारंटी योजना है और इसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 को की गई थी। शुरू में इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बाद में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया। इसके उद्देश्य क्या हैं? वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना। अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है और 14 दिन के अंदर उसे काम नहीं दिया जाएगा तो इसमें बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। इसके लाभ क्या होंगे? समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण पलायन में कमी आएगी, जब व्यक्तियों को ग्रामीणों को गांव में ही काम मिल जाएगा। कृषि से जब वो फ्री होते हैं अपना काम करने के बाद, कुछ टाइम जब फसल तैयार होने से पहले और लगाने के बाद जो बीच में टाइम रहता है उसमें जो फ्री समय रहता है उसमें ग्रामीण पलायन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि करने को कुछ काम नहीं रहता है। अगर उस टाइम में मनरेगा के अंतर्गत काम मिलेगा तो पलायन में भी कमी आएगी। और इस अधिनियम में अधिकतर जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें लगभग 50% से ज़्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। वैसे 33% ही प्रावधान किया गया था कि कंपलसरी होगा देना। कृषकों के लिए ये एक अतिरिक्त आय का साधन हो जाएगा। तो अगर कृषि में थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो इतना प्रभावित नहीं करेगा किसानों को। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करिए, आगे शेयर भी करिए। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।